हम हैं कोड ऑफ एथिक्स के वॉल्यूम 1 पे, जिसकी मैं बात कर रहा था जस्ट बिफोर अवर टेक्निकल ग्लिच इज देयर। उससे जस्ट पहले अपन बात कर रहे थे और मैं उसी बात पे कर रहा था कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने जो जिस तरीके से इसको लिया है, मतलब अपने मॉड्यूल में, वो बड़ा अलग तरीके से लिया है। देखिए बहुत क्लियर है यहाँ पर वर्ड्स क्या यूज किए हैं अपन देखें। पार्ट 1 जो था वो था कंप्लाइंग विद कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। पार्ट 2 जो था दैट इज फॉर अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। पार्ट 3 था प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड। पार्ट 4 था इंडिपेंडेंस फॉर ऑडिट एंड रिव्यू 4A एंड 4B जो पार्ट 3 के अंदर है। इनके अंदर पार्ट्स 4A और 4B भी दिए हुए हैं एंड ग्लॉसरी इंक्लूडिंग लिस्टिंग ऑफ एब्रिविएटिव्स। तो अगर मैं ये कहूं कि कोड ऑफ एथिक्स क्या है, तो आप अगर यहां देखोगे तो पार्ट 3 के अंदर पार्ट 4A और 4B। अब अगर आप अपने मॉड्यूल को उठा के देखो तो उन्होंने जो डायग्राम बना के दिया है उस डायग्राम से लगता है कि पार्ट 4A और पार्ट 4B जो है वो कुछ इंडिपेंडेंट है, जबकि पार्ट 4A और 4B दोनों ही प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए। इसीलिए मैंने आपको जब पार्ट 4A और पार्ट 4B दिया है तो वो प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस लिख के दिया है। नाउ अब अगर मैं बात करूं तो इस कोड के अंदर उन्होंने आपको कोड में दिया है सबसे पहले कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उन्होंने कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर दिया हुआ है कंप्लाइंग विद द कोड, फंडामेंटल प्रिंसिपल एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। फिर दिया है पार्ट 2 प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। फिर दिया है पार्ट 3 प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स इन पब्लिक प्रैक्टिस। फिर दिया है इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड 4A और इंडिपेंडेंस स्टैंडर्ड 4B पार्ट B। अब इतनी सब चीज़ों को जब वो समेटने के लिए गए मॉड्यूल में तो कुछ छोटा मोटा गलत समेट गए। अभी कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर आपको मिलेंगी थ्रेड्स, तो अब मैं आपको वहां पर बता दूं कि इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सब बातें तो अपनी जगह है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के अंदर उन्होंने दिए हैं थ्रेड्स और आइडेंटिफाइंग द थ्रेड्स, आपको थ्रेड्स आइडेंटिफाई करना है। थ्रेड्स टू कंप्लाई, थ्रेड्स कितने कैटेगरी में गिरते हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड, सेल्फ रिव्यू थ्रेड, एडवोकेसी थ्रेड, फेमिलिटी थ्रेड, इंटिमिडेशन थ्रेड, ये सब उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इवेल्युएट करो थ्रेड्स को। उसके बाद उन्होंने दिया कि आप एड्रेस करो थ्रेड्स को, और ये सारी बातें उन्होंने यहाँ पे लिख के दी। नाउ अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के बारे में अगर आप बात करोगे कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को कौन कौन सी थ्रेड्स हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं हो सकती हैं, तो पहले उन्होंने दी प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विसेज, इनके अंदर दी थ्रेड्स। फिर इन्होंने जो पार्ट 3 दिया दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, उसके लिए दी थ्रेड्स। तो आखिर आप जब समरी कर रहे हो तो थोड़ा समझो ना यार। जैसे ये पार्ट 2 आपने दिया प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस। अब प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए उन्होंने थ्रेड दी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। अब आप क्या दी, देखो आप यहाँ देखो क्या दी है, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए, है ना, यही है। थ्रेड्स टू कंप्लायंस एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल माइट बी क्रिएटेड बाय ब्रॉड रेंज. The categories are there. Following are the example of the fact and circumstance within each category might create threats for professional accountant when undertaking professional activity. अब आपने ये मॉड्यूल में दे दिया प्रोफेशनल एक्टिविटी। आप अपना मॉड्यूल खोलो, पहले तो मेरे को मॉड्यूल समझाना पड़ेगा आपको कि मॉड्यूल में कहाँ क्या दिया। आप अपना मॉड्यूल खोलो, उस मॉड्यूल में जाओ, आपको थ्रेड्स दी हुई हैं, 2 सेट ऑफ थ्रेड दिए हैं, मतलब वही सेल्फ इंटरेस्ट, वही रिव्यू, ये वो एक दिए हैं, फिर दूसरी दी है। जो दूसरी वाली दी है, सेकंड वाली जो दी है,
वो जो सेकंड वाली है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए, तो उसको काट के लिखो प्रोफेशनल थ्रेट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस। जो उन्होंने लिख दिया ना अंडरटेकिंग अ प्रोफेशनल एक्टिविटी, अपने को समझ ही नहीं आ रहा साला वो अंडरटेकिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटी है किसके लिए, तो पहले तो वो बोलो अंडरटेकिंग द प्रोफेशनल एक्टिविटी इज फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस। मॉडिफाई किया, काट के सही करो आपके मॉड्यूल में उसको। समझ ही नहीं है अभी तक किसी को कि ये क्या कर डाला है इन्होंने, और सब पढ़ाए जा रहे हैं, कोई देख ही नहीं रहा है, सब पढ़ा रहे हैं। अरे भाई ये 200 चल रहा है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए। आप यूट्यूब वीडियोस उठा के देखो, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए पढ़ाते हुए मिल जाएंगे आपको ये वाली थ्रेड्स। दीज आर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस, नॉट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। ये सारी सर्विस के लिए है, और ये एक पेज पूरा सर्विस वाले के लिए दिया है। इसके बाद जब आप आओगे 300 के सीरीज पर जो चार्टर अकाउंटेंट इन सर प्रैक्टिस के लिए है, वहां आपको एक सेट ऑफ आपको मिलेगा थ्रेड्स का। वो थ्रेड्स जो आपको दी जाएंगी वो थ्रेड्स अलग है। ये देखो ये आ गई सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड। Professional accountant having direct financial interest in client, professional accountant quoting low fees to obtain new engagement and fees too low that, professional accountant having close business relationship with client, professional accountant having access to confidential information, professional accountant having discover। मिला आपको? अच्छा, वहां पर बंदे ने क्या लिख दिया, वहां बंदे ने टाइटल डाल दिया प्रोफेशनल सर्विस। अब बेचारा बंदा समझ ही नहीं पा रहा कि ये दो सेट ऑफ थ्रेड मेरे को क्यों दे दिए। हमारा स्टूडेंट कंफ्यूज है, इंस्टीट्यूट उसको क्लियर ही नहीं कर रहा है, हमारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा बेचारे को कि क्या थ्रेट दे दी। अरे बाबा ये जो थ्रेट है ये है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस के लिए, और वो थ्रेट है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए। तो सबसे पहले अपने मॉड्यूल में जाके ठीक करो, उसको लिखो थ्रेट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, जो पहली सेट ऑफ थ्रेट दी हुई है, और दूसरी सेट ऑफ थ्रेट पे जाओ वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस के लिए। इज दैट क्लियर? तो मैं आगे बढ़ू। अब हम शुरू करेंगे कोड ऑफ एथिक्स। भाई इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर, ये सर्विस पे भी लगती हैं, ये प्रैक्टिस पे भी लगती हैं, ये सब पे लगती हैं। इज दैट क्लियर? इट इज एप्लीकेबल टू all chartered accountant, whether you are in practice, whether you are in service, whether you are whomsoever, it is applicable to all. One has to be very clear on this. आगे बढ़े, चलिए अब आप देखिए कि हमें अब इस इथिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए दो सेट ऑफ थ्रेड्स मिलती हैं। मतलब अब हमारा नया जो है चालू होता है, नया मॉड्यूल, नए कंसेप्ट, सब कुछ नया, पुराना कुछ भी नहीं, ये पूरा नया है ना। तो अब आती है बात सेट ऑफ थ्रेड्स की। टॉपिक थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस। थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस, ये है हमारा टॉपिक। अब थ्रेड्स टू इंडिपेंडेंस पे अगर मैं आऊं तो मेरे पास दो लोग हैं, थ्रेड्स फॉर सीए इन प्रैक्टिस, और दूसरा है थ्रेड्स फॉर सीए इन सर्विस। और बंधु ये क्या चल रहा है, इंडियन कोड which is converged with
इंटरनेशनल एथिकल स्टैंडर्ड बोर्ड फॉर अकाउंटेंट्स कोड। पहले तो आप ये क्लियर करो। अभी तो मैं आपको कोड ऑफ इथिक्स के मॉड्यूल में ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं कि देयर आर प्रॉब्लम्स। थ्रेट्स फॉर सीए इन प्रैक्टिस एंड थ्रेट्स फॉर सीए इन सर्विस। चलिए, थ्रेट्स तो वही रहेंगी जो अपन ने कहां पढ़ी, एसक्यूसी में। पहली थ्रेट क्या रहेंगी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। इसकी भी कौन सी रहेगी? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। दोनों की सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। सबसे पहले आएगी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट किसकी? प्रैक्टिसिंग सीए की। प्रैक्टिसिंग सीए की सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पहली आएगी डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन क्लाइंट। आपको अच्छे से पढ़ाया जा चुका है एसक्यूसी में, इसलिए मैं यहां डिस्कस करने में बिल्कुल मूड में नहीं हूं। चलिए, दूसरा, नाउ accepting engagement at lower fees। टेंडर भर दिया 5 रुपए का, बैलेंस शीट, अरे आपको मैं कोट कर दूं, नोएडा में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के पास एक बहुत वियर्ड सी कंप्लेंट आई। ये 5 साल पहले की बात है कि नोएडा की डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एक लेटर लिखा कि आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट के कारण हमारे 2 टेंडर निरस्त हो गए, हमारे टेंडर कैंसिल करना पड़े। क्योंकि पहली बार उसने कोट किए थे 10 रुपए, हमने टेंडर वापस ले लिया। इस बार जब हमने वापस टेंडर लगाया तो नालायक 1 रुपया कोट कर रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से बोला कि आप 1 रुपए में काम क्यों करना चाहते हो। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट भी लाजवाब था। वो लिखता है कि सर, हमारी फर्म में आज तक ऐसा काम हमने किया नहीं, तो हमारे बच्चों को एक्सपीरियंस देने के लिए हमने सोचा कि किसी भी कॉस्ट पर काम ले लेंगे। तो हमने 1 रुपए में काम ले लिया। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने डिसिप्लिनरी एक्शन लिया और बोला, इतनी लो फीस पे आप जब काम कर रहे हो तो आप इस कॉस्ट को कैसे जस्टिफाई कर पाओगे, और आप ये काम सिर्फ लालच में आके कर रहे हो, इसमें आपका सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट है। जब आप फीस ही नहीं ले रहे हो तो काम में ऑब्जेक्टिविटी क्या आएगी, एंड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो ये एक अपने आप में क्या है, एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट एट अ वेरी लोअर फीस, इट इज इन इटसेल्फ व्हाट, अ थ्रेट। बिल्कुल। देन क्लोज बिजनेस रिलेशनशिप अगर आपकी हो, मेरी वाइफ की कंपनी का ही मैं ऑडिट कर दूं, नहीं चलेगा सर। वैसे कंपनीज एक्ट की सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज डी इन सारी थ्रेड्स को एडमिनिस्टर कर ही लेता है, कोई दिक्कत ही नहीं। देन यूजिंग कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन। आप पर्सनल गेन के लिए कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हो। देन लास्ट ईयर के ऑडिट में आपसे कोई गलती हो गई जो आपको इस बार कैसे भी करके छुपानी है, क्योंकि अगर कोई दूसरा ऑडिटर आ गया तो वो लास्ट ईयर की गलती को उठा उठा कर भटकेगा और नाचेगा अलग हमारे सिर पे, अगर कोई दूसरा ऑडिटर आ गया तो। सो यू वांट टू कवर
मिस्टेक डन इन प्रायर ऑडिट। प्रायर ऑडिट में आप अपनी मिस्टेक को छुपाना चाहते हो। बाबू ये क्या हुई? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट फॉर होम? चार्टेड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। अब देखो ये ऑडिट से रिलेटेड नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑडिट, आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं समग्र बात कर रहा हूं, मैं इन टोटल बात कर रहा हूं। आई एम नॉट एट ऑल टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ऑडिट, आई एम टॉकिंग एट फर्म्स लेवल। अब आप देख सकते हो कि यहां जो थ्रेड्स डिफाइंड है ये थोड़ी सी अलग थ्रेड्स है। अगर आप SQC1 की थ्रेड्स देखने जाएंगे तो दीज थ्रेड्स आर लिटिल बिट डिफरेंट, बट हैं सारी की सारी सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड ही हैं। लेकिन अब जब MCQ बनेगा तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी थ्रेड्स हैं और किस किस तरीके से आ रही है। किसी को कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है कि कौन सी थ्रेड सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेड है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। इफ यू वांट टू आस्क मी you can ask me, but self-interested. Got it? Now, self-interest threat ये तो किसकी हुई बाबू? बंदे की। कौन बंदा? जो प्रैक्टिस में। अब अगर यही सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट में किससे लूं? सर्विस वाले से। सर्विस वाले की थ्रेट से आपको क्या फर्क पड़ रहा है? मेरा एम्प्लॉयर मुझसे गलत काम कब करवा सकता है मुन्ना, ये बताओ आप तो। मैंने जिस कंपनी में काम कर रहा हूं उसमें मेरा फाइनेंशियल इंटरेस्ट है। मैंने या तो उससे खूब सारा लोन ले रखा है या खूब सारे शेयर ले रखे हैं या उसी एंटिटी के खूब सारे डिबेंचर ले रखे हैं। अब उसके रिजल्ट में बिगड़ने नहीं दूंगा, नहीं तो मेरे नुकसान हो जाएंगे। मैं हूं प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस, मैं बना रहा हूं उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय मैं गोल कर सकता हूं बाबू। तो मैं गाले ना करूं तो भाई फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी हो सकता है। गारंटी दे दी हो एम्प्लॉय को कंपनी ने कि जा पट्टे मकान बना, हमारी गारंटी तेरे पास है, और अगर तूने ये गंदी फाइनेंशियल बैलेंस शीट नहीं बनाई तो तू देख फिर तेरी गारंटी रिवोक कर दूंगा मैं। या लोन दे दिया, हेवी लोन दे दिया, और बोल रहे हैं या तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फटाफट बना और CFO की तरह साइन कर, नहीं तो बाबू तू सुन बहुत लफड़ा होने वाला है। तेरे को नौकरी से निकाल देंगे, सारा लोन तेरे को अभी के अभी भरना पड़ेगा। दिस टाइप काइंड ऑफ प्रेशर कैन बी क्रिएटेड ओवर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज इन जॉब, हु इज इन सर्विस। या इंसेंटिव कंपटीशन चल रही है भाई साहब। अगर तुमने एंटिटी के प्रॉफिट को 20% से ज्यादा से बढ़ा दिया तो तुम्हारे पैकेज में 30 लाख रुपए साल का इजाफा होगा। अब तो बाबूजी मैं तो ऐसी तैसी साला एक प्रोविजन नहीं बनाऊं, मालूम हो तो भी भाई भाई मैं मेरा इंसेंटिव क्यों छोड़ूंगा यार मैं। तो इंसेंटिव कंपटीशन अगर है तो गड़बड़ हो जाएगी। इतनी परक्विजिट्स दे रखी हैं कंपनी ने, कॉरपोरेट असेट्स दे रखी हैं फॉर पर्सनल यूज। मेरे सारे बच्चों को आईपैड दे रखा है, मेरी बीवी को एक मर्सिडीज BMW सब दे रखी है, मुझे 4 कारें दे रखी है, एक ऐसा शानदार नरीमन पॉइंट पे बंगला दे रखा है कि आसपास देखो तो फिल्म स्टार्स ही रहते हैं। कंपनी कह रही है तू तो बैलेंस शीट साइन कर साले, नहीं तो तू निकल। बीवी बच्चे बोल रहे पापा है नौकरी मत छोड़ो, बहुत बढ़िया है। दैट इज नोन एज व्हाट? कॉर्पोरेट एसेट्स।
पर्सनल यूज के लिए कंपनी ने दे रखी है आपको, आपसे जो साइन करवाना चाहे। देखो आप कितनी नई चीजें कोड ऑफ एथिक्स में डाली है इस बार। These are the new things which had been given in code of ethics. This new code of ethics contain all such things. Corporate assets for personal use. Gift and hospitality. Oh, हर साल यूरोप, बैंकॉक, कनाडा, थाईलैंड सब दूर जाता हूँ भाई साहब मैं ट्रिप पे। सो गिफ्ट्स एंड हॉस्पिटलिटीज। बाबू आप जरा ध्यान रखना, एग्जाम में आपसे एमसीक्यू में या डिटेल्ड थियोरेटिकल क्वेश्चन में सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट पूछी किसकी है? प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सर्विस की पूछी है कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस की पूछी है? पहले तो ये क्लियर कर लेना उनसे, उसके बाद ये आंसर लिखने की कोशिश करें कृपया सभी लोग। शाम को तो तुम बहुत आ जाते हो, सुबह सुबह तुम्हारी नींद नहीं खुलती नालायकों। हाँ शाम को तो सारे आ जाते हैं उठ उठ के, सुबह बुलाओ कोई नहीं दिखता है। नाउ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट के बाद आती है सेल्फ रिव्यू थ्रेट। दादा अपन ने सेल्फ रिव्यू थ्रेट खूब पढ़ी। सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो हम लोगों ने पढ़ी उसमें क्या पढ़ा? सेल्फ रिव्यू थ्रेट जो हमने पढ़ी उसमें हमने क्या पढ़ा कि यार भैया हमने ही बुक कीपिंग की है, हम ही अकाउंटिंग, हम ही ऑडिटिंग कर लें। हमने ही अकाउंटिंग की है, हम ही ऑडिटिंग कर लें। हमने ही डेटा बनाया, हम ही कर लें। हमने ही वैल्यूएशन किया है असेट्स का और हम ही उसका ऑडिट कर लें। हमने इंटरनल कंट्रोल जिसको एक सेक्शन 144 ऑफ द कंपनीज एक्ट एड्रेस करती है, वो सारी क्या कहलाती है? सेल्फ रिव्यू थ्रेट्स। लेकिन यहां पर हमको सेल्फ रिव्यू थ्रेट के बारे में क्या बोला गया है? कोड ऑफ एथिक्स में उठा करके आप देखोगे कि सेल्फ रिव्यू थ्रेट में आपको क्या क्या दिया गया है। तो प्रोफेशनल अकाउंटेंट को अपनी अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए अगर उसी ने उस इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल सिस्टम को इंप्लीमेंट किया है जिसका वो ऑडिटर है। सो shall not give assurance report on internal control after involved in implementation. इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व होते हुए कृपया करके कोई अश्योरेंस रिपोर्ट ना दें। इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ डेटा which is सब्जेक्ट मैटर बन रहा ऑडिट का, चलेगा सर। अब इंटरेस्टिंग बात ये थी, ये तो बताऊंगा मजा तब आता है जब आप सेल्फ रिव्यू थ्रेड पढ़ो किसकी, कॉर्पोरेट सर्विस को। सेल्फ रिव्यू
गुड। सेल्फ रिव्यू थ्रेड के बारे में अपन बात करें, किसकी? उस बेचारे अकाउंटेंट की। बेचारा काय को सीएफओ है, करोड़ों रुपए का पैकेज है बंदे का। अब सोचो आप कि एक बंदे ने सीएफओ होते हुए एक डील की, मर्जर की, इन्वॉल्व इन बिजनेस एक्विजिशन, involved in business acquisition, and now accounting the same. फ्रॉड कर देगा भाई साहब। अकाउंटिंग वही करेगा जो उसको करना होगी, और मर्जर में जो कमीशन वमीशन खाया होगा वो अलग खा जाएगा। तो वन हैज टू बी वेरी क्लियर कि उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने के लिए मत बिठाओ जिसने खुद वैल्यूएशन करके किसी बिजनेस को खरीदा है, क्योंकि वो तो फिर अपने हिसाब से अकाउंटिंग करवा लेगा और बीच में से क्या खा जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सो दैट इज वन एंड ओनली थ्रेट which is described in your module. Now सेल्फ रिव्यू थ्रेट के बाद आती है एडवोकेसी थ्रेट। आएगी उस एडवोकेसी थ्रेट। पहली एडवोकेसी थ्रेट अपन ने पढ़ रखी, अपने ही क्लाइंट का पब्लिक इशू आया तो अपन अपने क्लाइंट को वहां पढ़ रखा है अपन ने, उधर आपने देखा हो जब अपन पढ़ रहे थे। बेटा कौन से वाले में? डायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन कंपनी एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट एट लोअर फीस। क्या बोल रहा है सर? सेल्फ रिव्यू थ्रेट में फर्स्ट पॉइंट में नो थोड़ी आएगा। कहाँ नो? एक मिनट। शेल नॉट गिव अश्योरेंस रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल आफ्टर इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन। सही बात है, नो ही तो आएगा। हमको अश्योरेंस रिपोर्ट नहीं देनी है उस इंटरनल कंट्रोल पे जिसको पे हम इन्वॉल्व हैं। दीपक बेटा कौन से नो की बात कर रहे हो आप? समझ में आ गया? हमको नहीं देना है एश्योरेंस रिपोर्ट, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। आओ अब चलें एडवोकेसी थ्रेट पर। एडवोकेसी थ्रेट में क्या आएगा? प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ, ये तो वही है जो अपन ने वहां पढ़ी थी। प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ और शेयर्स इन अ क्लाइंट। प्रमोटिंग इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट और शेयर्स ऑफ क्लाइंट। क्या होता है इंटरेस्ट ऑफ क्लाइंट? अरे भैया क्लाइंट ने कॉलोनी काटी, अपन उसकी कॉलोनी बेच रहे हैं, जो अपने क्लाइंट आ रहे हैं उनको पकड़ा रहे हैं, ये लो इनकी कॉलोनी। फिर इंटरेस्ट बेच रहे हो उसका, क्लाइंट के इंटरेस्ट को आप एडवोकेट कर रहे हो, क्लाइंट के शेयर को बेच रहे हो, ये नहीं हो पाएगा।
देन एडवोकेट बन रहे हो, उसी काम के लिए एडवोकेट बन रहे हो जो काम तुमने किया है। पता चला टैक्स ऑडिट भी तुमने किया है, अपील भी तुम लड़ रहे हो, तो वो अपीलेट ट्रिब्यूनल वाला बोलेगा कि दादा तूने ऑडिट में आके बोल दिया कि ट्रू एंड फेयर व्यू है, अब तू यहाँ में से झगड़ा करके खुद को थोड़ी गलत प्रूव करेगा यार। तो थोड़ा इंडिपेंडेंट बन गया, तूने खुद ही किया, तू खुद ही आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। और सरकार से मांग कर रहे हैं, हाँ सरकार से मांग कर रहे हैं, लॉबिंग इन फेवर ऑफ क्लाइंट। किस बात की मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या लॉबिंग कर रहे हैं? लॉबिंग कर रहे हैं, क्लाइंट बोल रहा है सर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, हाँ यार आप है ना जाके गवर्नमेंट को समझाओ कि ये जो हम सोयाबीन उगा रहे हैं ये है ना अनाज है, इसको तिलहन मत बोलो, मतलब तिलहन पे अलग टैक्स लगता है, दलहन पे नहीं लगता है। अरे बहुत बड़े बड़े जादूगर होते हैं। पता चला अपन अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करते हो गवर्नमेंट में लॉबिंग कर रहे हैं किस पे से टैक्स हटाओ, ये तो ग्रेन है तो आप इसको इसेंशियल कमोडिटी में लाओ, ये तो बहुत जरूरी है, और ये और वो, और पता चला सब झूठ था। तो क्लाइंट के लिए लॉबिंग करना मतलब क्लाइंट के लिए फेवर मांगना किसी से भी। सो डोंट लॉबी, लॉबिंग फॉर योर क्लाइंट। अरे ग्रांट के लिए लॉबिंग करना, सब्सिडी के लिए लॉबिंग करना, ये काम आपको नहीं करना है। लेकिन यही थ्रेट एडवोकेसी की सीएफओ के लिए क्या होगी? भाई साहब हमारा पब्लिक इशू आ रहा है, अच्छा वेरी गुड, तो क्या कर रहे हो, प्रॉस्पेक्टस बना रहे हो? हाँ अच्छा, उस प्रॉस्पेक्टस में क्या करोगे? और सर प्रॉस्पेक्टस में अकाउंटेंट रिपोर्ट जो बन रही है ना वो मैं ही बना रहा हूँ, और ऐसी दिखाऊंगा अकाउंटेंट रिपोर्ट आप देखना कि मतलब शेयर एप्लीकेशन मनी यूं गिर गिर के आएगी। बहुत बढ़िया। मैनिपुलेटिंग द प्रॉस्पेक्टस, आपको प्रॉस्पेक्टस मैनिपुलेट नहीं करना भाई साहब, और इशू ऑफ सिक्योरिटीज फॉर हिज एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी बात और क्या हो सकती है, एक ही बात बहुत है बेचारे के लिए, दूसरी बात करके करेंगे क्या? दोनों की थ्रेट लिख ली। एडवोकेसी थ्रेट के बाद कौन आएगी? फैमिलियरिटी थ्रेट, वो तो अपनी बड़ी पढ़ाई है। भाई साहब ये एकदम नया टॉपिक है, इसलिए मैं आपको फूंक फूंक के लिखवा रहा हूं। क्यों? मॉड्यूल में ही गड्डम गड्ढ दिया हुआ है, समझ में ही नहीं आएगा कि आपको हो क्या रहा है, इसलिए अपन थोड़ा सा फूंक फूंक के चल रहे हैं। जो चीज़ें सही है वो तो अपन फटाफट अपने नोट्स बने हुए हैं उस नोट्स के अंदर निकाल ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। फैमिलियरिटी थ्रेट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट का अगर क्लोज
फैमिली रिलेशनशिप है। या दूसरा, एंगेजमेंट पार्टनर ऑफ फॉर्मर एंगेजमेंट पार्टनर, ऐसा लिखो। became employee of client and can significantly influence engagement team। भाई हमारा ही एक पार्टनर यहाँ हमारी फर्म से रिजाइन किया, हमारी फर्म से रिजाइन करने के बाद भाई कहाँ चला गया, उसने वो ज्वाइन कर ली। हमारी फर्म से रिजाइन करने के बाद उसने ज्वाइन कर ली क्या, उस एंटिटी को, उसने वो एंटिटी ज्वाइन कर ली। अब अगर उसने वो एंटिटी ज्वाइन कर ली, अब वो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा है, और हमारा हमारा स्टाफ जब ऑडिट पे जाता है तो पहले उसको धोख देता है, क्योंकि वो हमारे यहाँ का सीनियर पार्टनर था, तो वो तो जो चाहे वो करवा लेगा। ये बात तो मैंने वहां भी बताई थी, कोई बात नहीं। देन लॉन्ग एसोसिएशन विथ क्लाइंट, जिसके लिए अपन रोटेशन लगाते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग होता है कि बेचारा एम्प्लॉय है, उसके लिए फैमिली थ्रेड क्या है। वो भी क्लोज फैमिली फैमिली मेंबर है। आप में से कई चार्टर्ड अकाउंटेंट इन सर्विस बनेंगे और अपने ही पापा का बिजनेस ज्वाइन करेंगे, और आपके पापा आपको सीएफओ बना रहे उस फर्म में, तो भाई आपकी तो वैसे ही फैमिलिटी थ्रेट हो गई। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिगाड़ के पिताजी से पंगा थोड़ी लोगे। फिर दिल धड़कने दो हो जाएगा आपका, पिताजी से तो पंगा ले ही नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, क्लोज फैमिली मेंबर्स, गड़बड़ हो जाएगी। या लॉन्ग एसोसिएशन विथ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। मेरे फादर एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ थे जो एक छोटी सी दुकान से चालू हुआ। माय फादर वाज एन अकाउंटेंट टू दैट स्मॉल शॉप। टुडे माय फादर इज नाउ एट द एज ऑफ 80, so he is not going for the employment, but आज की तारीख में दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एमपीज नंबर वन ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वेल्थ। मध्य प्रदेश के सबसे धनी व्यक्ति हैं वो, जो एक छोटी सी दुकान में जब काम करते थे तब मेरे फादर तब से उनके अकाउंटेंट थे। अब आज अगर मेरे फादर वहां पर अकाउंटेंट बनकर काम करें तो भाई वो जो बोलेंगे वो तो वो मानेंगे ही, क्योंकि एक तो मेरे फादर उनसे उम्र में भी बड़े हैं, नहीं ही कैन इन्फ्लुएंस। सो दैट इज ऑल्सो लॉन्ग एसोसिएशन जो होता है, दैट लॉन्ग एसोसिएशन ऑल्सो क्रिएट्स अ फैमिलिटी थ्रेट। देन कम्स intimidation threat, the last threat which is there। इधर भी इंटिमिडेशन थ्रेट आएगी।
पहली थ्रेट तो ये है, भगा देंगे तेरे को। दूसरी थ्रेट, क्लाइंट शोज दैट he is more expertise, he has more expertise। किसमें? on the matter। अरे तुमको तेल का क्या ज्ञान है यार? हम कह रहे हैं ऑयल का वैल्यूएशन करो, हम कह रहे हैं तुम्हारे ऑयल के क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन ये होगा। वो बोलेगा ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, तेरे को तेल का मालूम नहीं है, तेल के धंधे में मैं 50 साल से, तू क्या वैल्यूएशन करेगा मेरा? मैं बोल रहा हूँ ना ये वैल्यूएशन, अब हमारा क्या है? नहीं नहीं ये वैल्यूएशन है। अगर गलती हुई ना सीए और मैंने प्रूव कर दिया कि तू गलत है, तो फिर तू लिटिगेशन के लिए तैयार है। तो लिटिगेशन की धमकी देना ये अपने आप में एक प्रॉब्लम हो जाती है। तीसरा, भाई सब्सिडरीज को ऑडिट करना है। सब्सिडरीज का ऑडिट में तब तुमको तब दूंगा जब तुम होल्डिंग का ढंग से करोगे, और ढंग से करोगे मतलब मेरे हिसाब से करोगे। हाँ तो ये भी अपने आप में क्या है, देखा जाए तो सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट भी है, बट इंटिमिडेशन थ्रेट भी है। नॉट टू गिव फर्दर वर्क, मैं आगे काम ही नहीं दूंगा आपको। या ब्लैकमेलिंग फॉर अर्लियर फेवर्स। बाबू तुमने गिफ्ट और हॉस्पिटलिटी ली थी हमसे, तुम्हारी फैमिली को हमने भेजा था सिंगापुर मलेशिया, तुम गए थे, हम भी चले थे तुम्हारे साथ, अपने सबके फोटो हैं, हम मेरी फैमिली के तुम्हारी फैमिली के। आई विल मेक ऑल देम पब्लिक एंड विल रूइन योर इमेज दैट यू वर नेवर इंडिपेंडेंट, यू वर माई फास्ट फ्रेंड। ओ साला, ऑडिटर को तो बी फ्री और अपीयर टू बी फ्री होना पड़ता है फ्रॉम माइंड एंड इन अपीयरेंस। वो हमको धमकी दे रहा है, तू बेटा देख तेरा मैं क्या करता हूं। और इस बेचारे के इंटिमिडेशन थ्रेट की तो कोई सीमा ही नहीं है, इसको तो ऐसा चमकाएगा इसका एम्प्लॉय की क्या बताओ। इसको बोलेगा भगा दूंगा, डिसमिसल। या तो एम्प्लॉय का कर दूंगा, ये तेरा छोटा भाई है ना वो भी तो मेरे यहाँ नौकरी करता है, उसको भगा दूंगा। तेरे को भी भगा दूंगा। तेरे एम्प्लॉय अगर तेरे तेरे रिलेटिव भी मेरे, अगर तुम साले तुम 5 रिलेटिव हो ना मेरे पूरे ग्रुप में, चलो 5 की छुट्टी, ये बैलेंस शीट बनाओ नहीं तो तुम 5 की छुट्टी कर दूंगा। नाउ ये क्यों करवा रहे हो आप? वाई यू विल बी डिसमिस एन एम्प्लॉय और रिलेटिव जस्ट बिकॉज दे आर नॉट मैनिपुलेटिंग द रिजल्ट एज यू वांट। उनसे बोल रहा नहीं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करके लगा दो, इस अकाउंटिंग पॉलिसी का इंटरप्रिटेशन गलत कर लो, ये एस्टिमेट गलत लगा लो, मैं जितना बोल रहा हूँ वर्क उतना कंप्लीट बताओ, WIP मैं जैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ ऐसे बताओ, इम्पेयरमेंट का लॉस मैं जितना बोल रहा हूँ उतना बताओ, रिवैल्यूएशन जितना मैं बोल रहा हूँ उतना करो।
एक लास्ट थ्रेट आप पढ़ोगे जो इंटिमिडेशन थ्रेट में दी हुई है, वो बड़ी जबरदस्त थ्रेट है, उसको थोड़ा सा ध्यान से अगर आप पढ़ोगे तो यू विल कम टू नो कि एक बहुत ही जबरदस्त बात बोली है कि एन इंडिविजुअल अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटिंग, एक इंडिविजुअल उसकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रहा है। क्यों क्यों कर रहा है? परसेंटेज ऑफ, आपने एस 7 पढ़ा है, इंड एस कौन सा है आपका? 100 एंड 115 दोनों। तो आपका 115 इंड एस हो या एस 7 हो, आपको मालूम है कॉस्ट टू बी कंप्लीटेड इन प्रोजेक्ट इज एन एस्टिमेट, और वो अगर गलत कर दो तो साला रेवेन्यू कॉस्ट सब गलत हो जाएगा, पूरा पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही गलत हो जाएगा। अब वो उसको मैनिपुलेशन करने के लिए चमका रहा है कि तू इसको चेंज कर, तो उसको चेंज कर। नहीं करेगा तो नहीं करेगा तो तू देख ले तेरा क्या करना है, डिसमिसल कर दूंगा तेरा, तेरे ऊपर कानूनी लफड़े लगा दूंगा, या पिछली बार तेरे से मैंने जितने एडजस्टमेंट करवाए तो वो सारे एडजस्टमेंट करवाऊंगा, वो सारे एडजस्टमेंट रिवील कर दूंगा, तू भी जाएगा मैं भी जाऊंगा। भाई साहब, ये नया कोर्स, ये नई चीजें जो थ्रेड्स के रूप में नए कोड ऑफ एथिक्स में आई, सो इन थ्रेड्स पर एमसीक्यू बन सकते हैं, इन थ्रेड्स पर यहां पे लिख दे अपन मैनिपुलेशन, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड नहीं, इंस्ट्रक्टेड और ऑर्डर्ड। इतनी चीजें जो हैं ये कहलाएंगी क्या? 5। आपको इधर वाली को तो स्पेशली याद करने की जरूरत नहीं है, आपको उधर वाली स्पेशली याद करने की जरूरत है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में या प्रैक्टिकल क्वेश्चन में इन चीजों को लेकर के आएगा जरूर। अब थ्रेड का करूं क्या बाबू? थ्रेड के अंदर 3 स्टेप्स हैं। स्टेप 1 थी जो अपन ने पूरी कर ली, आइडेंटिफाइंग थ्रेड्स। दूसरी थी इवैल्यूएशन ऑफ थ्रेड्स, और अगर सिग्निफिकेंट निकले देन स्टेप 3, एड्रेसिंग द थ्रेड। आइडेंटिफाइंग द थ्रेड, इवैल्यूएटिंग द थ्रेड एंड एड्रेसिंग द थ्रेड, 3 चीजें आपको रखनी है। थ्रेड आइडेंटिफाई करो, थ्रेड इवैल्यूएट करो, थ्रेड एड्रेस करो। अब मैं थ्रेड्स को के सेकंड पार्ट पे पहुंच गया हूं कि मैं थ्रेड्स को इवैल्यूएट कैसे करूं। हाउ शुड आई इवैल्यूएट द थ्रेड? नाउ आई एम ऑन स्टेप 2, that is called evaluation of thread. ना मैं थ्रेड्स इवैल्यूएट करना चाहता हूं भाई, जितनी भी कंडीशंस हैं, जितनी भी पॉलिसीज हैं, जितनी भी प्रोसीजर हैं जो ऊपर बताई गई जिनके कारण थ्रेड्स आ रही हैं, नाउ यू हैव टू इवैल्यूएट द थ्रेड्स कि वो एक्सेप्टेबल है या अनएक्सेप्टेबल है। तो भाई एक्सेप्टेबल लेवल,
एंड देन सुनो जरा ये क्या है। देखो, मेरे ब्रदर की एक फैक्ट्री है जिसमें उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, पार्टनरशिप फॉर्म है। मैं उसमें पार्टनर नहीं, पार्टनर कोई और है। उसने मुझसे कहा कि ऑडिट करो। मैंने कहा भाई तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा ऑडिट नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरी फैमिलियरिटी थ्रेट है। तो उसने कहा आप मत करो, आपके पार्टनर को एंगेजमेंट पार्टनर बना दो और आपके लोगों को भेज दो। तो मैंने कहा यार इससे क्या हल होगा? बोले सर इससे यह हल होगा कि भैया आप तो ऑडिट पे आ नहीं रहे हो, आपका पार्टनर आ रहा है। मैंने कहा मैं भी तो पार्टनर को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। तो गड़बड़ है, ये तो नहीं चलेगा। बोले अच्छा अब सिचुएशन दूसरी लेते हैं। मेरे ब्रदर की वाइफ एक कंपनी में, अब मेरे ब्रदर को इन्फ्लुएंस करना समझ में आता है। मेरे ब्रदर की वाइफ को मैं इन्फ्लुएंस कर दूं या वो मुझे इन्फ्लुएंस कर दे, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लगता है। और ऊपर से अगर मैं अपने पार्टनर को भेज दूं तो मेरा पार्टनर मेरे ब्रदर की वाइफ से इन्फ्लुएंस होकर कुछ गलत डिसीजन ले लेगा, इसकी संभावना मुझे कम लगती है। और दूसरी बात, ये बात मैंने उस फर्म के तीनों चारों पार्टनरों को बता दिया है कि हम जो ऑडिट करने आ रहे हैं, हम आपकी एक पार्टनर के ब्रदर इन लॉ के पार्टनर हैं। क्या आपको इससे कोई आपत्ति है? एक तो मेरी एंगेजमेंट टीम अलग रहेगी, एंगेजमेंट टीम पे मेरा कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, एंगेजमेंट टीम बिल्कुल अलग रहेगी। तो मैंने एक्सेप्टेबली लो लेवल तक थ्रेट को कर दिया है। दूसरा, मैंने थर्ड पार्टी को भी इन्फॉर्म कर दिया, उन्हें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बढ़िया है, मैं काम कर सकता हूँ। क्या आपको मेरा एग्जाम्पल समझ में आया? दैट इज कॉल्ड टेकिंग एक्सेप्टेबल लेवल एंड देन रीजनेबली इन्फॉर्म्ड थर्ड पार्टी। इसका मतलब हुआ कि एक्सेप्टेबल लेवल वो लेवल है जहां प्रोफेशनल अकाउंटेंट reasonable and informed third party test would likely to conclude that accountant complies with the fundamental principle. Acceptable level means that level of threat despite of which professional accountant can follow ethical requirement. अगर आप थ्रेट्स को एक्सेप्टेबल लेवल पे ले आते हो तो बहुत बढ़िया है। इन रीजनेबल एंड इन्फॉर्म थर्ड पार्टी का मतलब क्या? Reasonably and informed third party test is a consideration by professional accountant about whether the same conclusion would likely to be reached by another party. मतलब अगर आप किसी और से भी काम कराओगे ना तो वो आपको यही रिपोर्ट देगा। इस लेवल का कॉन्फिडेंस अगर आपने सामने वाले को दे दिया
Such consideration is made from the perspective of a reasonable and informed third party who weights all the relevant facts and circumstances that the accountant knows or could reasonably expected to know at the time of conclusions are made. मैं किसी और से भी ये काम करवाता ना तो सेम कंक्लूजन आता. हेलो, if that work could have been done by any other party, result could have been same. ये एश्योरेंस मैंने किसको दे दिया है? थर्ड पार्टी. अगर इस लेवल पर आप जाते हो थ्रेट के और इवेल्युएट कर लेते हो तो ठीक है. अदरवाइज अगर आपकी थ्रेट होते हुए आप नहीं ऑडिट कर सकते हो, देन यू हैव टू एड्रेस द थ्रेट. आप एड्रेस कैसे करोगे थ्रेट्स को? हाउ कैन यू एड्रेस द थ्रेट? या तो एलिमिनेट करो सरकमस्टांसेस को, या तो सेफगार्ड्स अप्लाई करो, या तो डिक्लाइन कर दो एंगेजमेंट को. एलिमिनेट कर दो सरकमस्टांसेस को. भाई साहब, मेरी ब्रदर की वाइफ ने पार्टनरशिप ही छोड़ दी, अब तो मैं उसका ऑडिट कर सकता. अब तो मेरा पार्टनर क्या मैं करूंगा? वाइफ ही हट गई पार्टनरशिप से, एलिमिनेट ही हो गया सरकमस्टांस. या भाई साहब मैं नहीं जा रहा हूँ, मेरा पार्टनर जा रहा है, एंगेजमेंट टीम में मेरा कोई आदमी नहीं है, मेरा रिलेटिव नहीं है, उसका नहीं है, ये सेफगार्ड. अरे नहीं सर, एक ही घर में रहते हैं, एक ही फैमिली में रहते हैं, रोज का मिलना जुलना है, एक ही डाइनिंग टेबल पे हम भाई भाभी सब खाना खाते हैं, नहीं हो पाएगा ये काम. एलिमिनेट दैट. जस्ट डिक्लाइन द एंगेजमेंट. एंगेजमेंट को रिश्ता खत्म कर लो, एंगेजमेंट खत्म कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट डू, बट नेवर कॉम्प्रोमाइज विद योर इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड independence. That is called addressing the threats. Safeguards ले लो. Safeguards you all know what kind of safeguards हम ले सकते हैं. कितने तरीके के safeguards ले सकते हैं हम अलग अलग तरीके में. Now अलग बंदे को अपॉइंट करवा दो, एप्रोप्रिएट रिव्यूअर रखवा दो. देखो सेफगार्ड में आपको याद है EQCR SQC1 में पढ़ा था, एक्स एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर. मेरी रिपोर्ट साइन करने से पहले वो देखेगा, या एक्सटर्नल रिव्यूअर रखवा दो. ये भी सेफगार्ड करने का काम है. डिफरेंट पार्टनर के साथ ऑडिट करवा दो, ये भी आपकी थ्रेट को एलिमिनेट करने का काम है. अनदर फर्म को इन्वॉल्व कर लो, दूसरी फर्म से काम करवा लो. यार तुम्हें ही करना कोई जरूरी है क्या? सेपरेट टीम्स लेके जाओ, ठीक है ना यार, कैसे भी कर लेंगे, उसमें क्या है.
इतने तरीके हैं सेफ गार्ड करने के, कौन सा पहला तरीका? देयर आर एन नंबर ऑफ। हाय हाय, आपका आज पहला टॉपिक जो है मेरे भाई खत्म हुआ इंटरप्शन के बावजूद। ये पहला टॉपिक है थ्रेट का, इस पर एमसीक्यू आएगा, लिख के रख लो। 2 नंबर का एमसीक्यू इस पे आएगा, या 4 नंबर में क्वेश्चन भी आ सकता है थ्रेड्स के ऊपर। अब कल मैं बहुत इंपॉर्टेंट मैटर डिस्कस करूंगा, कोई भी छुट्टी ना करे। कल मैं डिस्कस करने वाला हूं सबसे इमर्जिंग पॉइंट, जो 4 नंबर से कम का नहीं आएगा। आप लिख के रख लो, रोल नंबर के बाद आपको लिख के आना है जिसका पूरे ब्रह्मांड में ढिंडोरा पीटा हुआ है, न्यूक्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो वी विल बी हैविंग न्यूक्लियर। होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा स्लो मोशन में था, बट जहां जरूरी है वहां पे स्लो होना भी जरूरी है। 17 से 24 नंबर का भाई, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। थोड़ा सा स्लो है अपन कोड ऑफ एथिक्स में, लेकिन जहां अपने को तेज चलना होगा वहां अपन तेज चल लेंगे। लेकिन अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो इनको अपने को समझना है। ओके, स्पीड ठीक है? ओके, चलिए बाकी की बात करते हैं कल। बीच में स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि वो बाकी टॉपिक्स होंगे, वो हो जाएंगे। चलिए, हाँ ये नोट्स अभी अपलोड कर देता हूँ।